उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, है ना। उपग्रह व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हमारी चर्चा इस टॉपिक पे होनी है। बेसिकली जो यूनिट 7 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, इस पर हम बात करेंगे कुछ दिनों में। वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे, अभी हम फिलहाल इस पे कर रहे हैं। फिर ये पर्यावरण जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण, आहार, पोषक तत्व, मानव संरचना, शरीर की संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, सारी चीज़ों पे चर्चा होनी है। इसमें मैं एक बेसिक बात बता दूं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके दो पार्ट में चीज़ें डिवाइड हैं। एक जो पार्ट है वो है स्ट्रैटेजिक पार्ट है, और सेकंड जो पार्ट है वो है नॉलेज बेस्ड पार्ट है। तो जो स्ट्रैटेजिक पार्ट है उसमें तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ है स्पेस, जो सिलेबस का पार्ट भी है। दूसरी चीज़ है न्यूक्लियर, जो इनडायरेक्टली सिलेबस का पार्ट है। और तीसरी चीज़ है डिफेंस, जो कि हमें पढ़ना चाहिए। और जो नॉलेज टेक्नोलॉजी है उसमें बेसिकली 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसमें बेसिक कंप्यूटर। दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चौथा है नैनो टेक्नोलॉजी। और पांचवा है बायोटेक्नोलॉजी। और इसी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2 टॉपिक हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, और एक जो टॉपिक है वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब वो कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है। तो साइंस एंड टेक जो है हमारी इस क्लास के माध्यम से हम डायरेक्टली यूनिट 7 और यूनिट 9 के मैक्सिमम पोर्शन को कवर करेंगे। तो शुरुआत हम कर रहे हैं उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। इसमें मैंने जो फर्स्ट इरा में बताई चीज़ें वीडियो के अंदर, वो मैंने बताया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ पर काम किया गया, जिसमें इसरो से लेकर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो अंतरिक्ष स्पेस की टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, और आप वीडियो में उस चीज़ को स्टडी कर लेंगे। अभी हम जो इसका सेकेंड इरा है, फेज ऑफ टेक्निकल डिमोन्स्ट्रेशन, मतलब तकनीकी प्रशिक्षण, है ना। तकनीकी प्रशिक्षण पे हम चर्चा करेंगे, और ये तकनीकी प्रशिक्षण, टेक्निकल जो डिमोन्स्ट्रेशन है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि कोई भी संस्था बनने के बाद जो सेकेंड स्टेज होती है, पहला जो डेवलपमेंट हुआ अंतरिक्ष में वो संस्थागत था, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट था। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के बाद जो सेकेंड स्टेज आई वो आई टेक्निकली। तो टेक्निकली जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ उसमें 2 पार्ट हुए। तो तकनीकी प्रशिक्षण के जो 2 पार्ट हुए, उसमें जो पहला पार्ट था वो था रॉकेट प्रोग्राम। हाँ, यहाँ से आपका सिलेबस चालू होता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है नॉलेज के साथ साथ। तो पहला प्रोग्राम चालू हुआ रॉकेट प्रोग्राम, और सेकेंड जो प्रोग्राम हुआ वो आपका हुआ सैटेलाइट। जो सेकेंड प्रोग्राम हुआ आपका सैटेलाइट। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अपने पाठ्यक्रम को आप अगले 40-50 दिन में 3 भागों में बांट करके पढ़ें। एक तो आप मध्य प्रदेश की स्टडी डेली घर पे करिए 2 घंटे, जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, इसमें कोई भी एक टॉपिक को 10-10 दिन में आप कंप्लीट करें। मध्य प्रदेश आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद जो जीएस के टॉपिक हैं, तो जीएस की हिस्ट्री, जीएस की ज्योग्राफी, जीएस की पॉलिटी और जीएस की इकोनॉमी को भी साथ में लेके चलिए। मतलब आप 2 घंटे डेली मध्य प्रदेश पढ़िए, 2 घंटे डेली आप जीएस के टॉपिक्स को पढ़िए, और बाद में जो बाकी का हिस्सा है उसमें यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 8 ये वाले टॉपिक्स को पढ़िए। साथ में अगर ये 2 घंटे आप यहाँ पढ़ने में सफल होते हैं, 6 घंटे स्टडी, तो फिर 2 घंटे डेली कोई भी एमसीक्यू, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, या कोई भी ऐसी बुक्स जहाँ पर अच्छे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस आप करिए। अगर 8 घंटे इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो आगामी जुलाई का एग्ज़ाम है उसको क्रैक करेंगे। बस कोशिश करेंगे ये आप मॉर्निंग में 2 घंटे अगर यहाँ मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए निकाल लें, है ना। आफ्टरनून में आप जनरल स्टडीज़ के पोर्शन के लिए निकाल लें। शाम को इवनिंग में आप यूनिट 7, 9 और 10, 8 को 10-10 दिन में कवर कर लें, तो आपका मैक्सिमम यूनिट 1 से 10 का हिस्सा कवर होगा। और जो कुछ समय बचता है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए दें, है ना। हम तो अपने लेवल पर यूट्यूब के माध्यम से, साथ में फेसबुक लाइव के माध्यम से, और टेलीग्राम चैनल में कुछ कंटेंट और मटेरियल अपने इंस्टीट्यूट के जो फेसबुक पे पेज है उसके माध्यम से हम डाल करके कवर करेंगे। जितना हो पाए आप तक चीज़ें ऑफलाइन ऑनलाइन में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जो तकनीकी प्रशिक्षण है 2 तरीके का, पहला रॉकेट, दूसरा है सैटेलाइट। अब जो रॉकेट प्रोग्राम है उसके भी 2 भाग हैं। रॉकेट प्रोग्राम है उसके 2 भाग। आपके सिलेबस में
टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट है। तो जो रॉकेट प्रोग्राम है उसके दो भाग हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में रॉकेट का जो जनक है बेसिकली विक्रम भाई साराभाई को माना जाता है, और जो रॉकेट के अंदर डेवलपमेंट अगर भारत में किसी ने किया तो वो विक्रम साराभाई हैं, जिनका नाम बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं कि विक्रम साराभाई को इनका श्रेय जाता है। साथ ही सैटेलाइट के क्षेत्र में भारत में काम किया सतीश धवन जी ने, है ना, सतीश धवन को श्रेय जाता है, इनको सैटेलाइट मैन भी कहा जाता है। तो रॉकेट के भी दो पार्ट है, एक है साउंडिंग रॉकेट, एक है लॉन्चिंग रॉकेट, है ना। एक है साउंडिंग रॉकेट, एक है साउंडिंग रॉकेट और एक है आपका लॉन्चिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट, लॉन्चिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट क्या है साहब? पृथ्वी के अगर 0 से 400 किलोमीटर का एरिया है, पृथ्वी है, मान लीजिए ये आपका अर्थ है और ये अर्थ के मान लीजिए 0 से 400 किलोमीटर का एरिया है, तो ये आपका इनर स्पेस का पार्ट है, ये इनर स्पेस का पार्ट है। और 400 किलोमीटर के ऊपर है तो ये आउटर स्पेस का पार्ट। और अगर और ऊपर है, दूसरे ग्रह में है, तो वो फिर डीप स्पेस है, वो फिर डीप स्पेस है। तो जैसे हमारे भारत में इनर स्पेस की स्टडी करी विक्रम साराभाई ने, आउटर स्पेस की स्टडी करी सतीश धवन जी ने, और डीप स्पेस की स्टडी करी हमारे माधवन नायर ने, तीनों क्षेत्रों में। और ये तीनों सेक्टर को एक साथ अगर हम पढ़ते हैं तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी। तो हमारे यहाँ साउंडिंग रॉकेट क्या हुए? साउंडिंग रॉकेट ऐसे रॉकेट हुए जो इनर स्पेस का अध्ययन करते हैं, उनको साउंडिंग रॉकेट कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसों का पता लगाने के लिए, ओजोन के छिद्र का पता लगाने के लिए, एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं उनका अध्ययन करने के लिए इस प्रकार के रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे पहला जो था साउंडिंग रॉकेट था RH-75, रोहिणी 75, सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट था जो 1969 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में चालू किया गया था। और विक्रम साराभाई को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है, उसका कारण है महिलाओं में रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है रितु करिधल को, है ना। ये नया नाम है आपके लिए, डॉक्टर रितु करिधल, डॉक्टर रितु करिधल, डॉक्टर रितु करिधल अभी काफी दिनों से चर्चा में भी हैं। डॉक्टर रितु करिधल, इनको रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने RH-100, RH-200, RH-560 इस प्रकार के साउंडिंग रॉकेट बनाए हैं ना। RH-200, है ना, जैसे जो RH-75 जो है विक्रम साराभाई ने बनाया, वैसे RH-100, RH-200, है ना, RH-100, RH-200 और RH जो है 560, ये तीनों प्रकार के जो रॉकेट्स हैं वो रितु करिधाल श्रीवास्तव, पूरा नाम इनका है, शादी के बाद ये करिधाल श्रीवास्तव हो गई, डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव, इन्होंने इस चीज को बना। देखिए मैं अपनी यूट्यूब की क्लास में टेक्निकल क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है, यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 8। फेसबुक लाइव पे मैं जीएस पढ़ाऊंगा, ठीक है, फेसबुक लाइव पे मैं जीएस पढ़ाऊंगा, संभवतः आज या कल से, ठीक है। तो आपका ये सारा पोर्शन कवर होते चलेगा और सारी चीजें आपकी कवर होंगी। अब जो बात है अगली, भारत में जो रोहिणी श्रृंखला बनाई वो इन्हीं के नाम पर बनाई गई। विक्रम साराभाई ने जो है साउंडिंग रॉकेट के कॉन्सेप्ट पे रोहिणी श्रृंखला चलाई। जितनी भी भारत में रोहिणी श्रृंखलाएं चली वो इनके कॉन्सेप्ट पे ही चली। चलिए अब हम बात करते हैं लॉन्चिंग व्हीकल के रूप में लॉन्चिंग रॉकेट की। तो ये तो आपका साउंडिंग रॉकेट कंप्लीट हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्चिंग रॉकेट की। तो लॉन्चिंग रॉकेट में हमारे भारत में पहली बात तो ऐसे रॉकेट जो कि अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं उनको लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं। जो स्पेस प्रोब में, जो डीप स्पेस में स्थापित किए जाते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स को हम लोग लॉन्चिंग रॉकेट्स कहते हैं या लॉन्चिंग व्हीकल्स भी कहते हैं। जैसे लर्निंग फेज में हमने सबसे पहले SLV-3 बनाया। SLV-3 APJ अब्दुल कलाम ने बनाया, इसलिए उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 60 से ज़्यादा मिसाइलें उन्होंने बनाई हैं, इसलिए उनको मिसाइल मैन कहते हैं। तो SLV-3 79 में बनाई गई और SLV-3 जो है भारत का पहला जो है ये उपग्रह प्रक्षेपण वाहन 3 के नाम से इसको जाना जाता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 के नाम से जाना जाता है। सॉलिड प्रोपेलेंट तीनों स्टेजेस में है और इंपॉर्टेंट है वैसे। SLV-3 79 में छोड़ा गया। ये लर्निंग फेज के रूप में स्टार्ट किया गया था, लर्निंग फेज के रूप में स्टार्ट किया गया था। और 82 में SLV-3 की सफलता पर APJ कलाम को जो है पद्म भूषण भी मिला था। APJ कलाम को 2018 के MPPSC मेंस का पेपर में क्वेश्चन था, APJ कलाम के योगदान को लिखिए 6 नंबर में। तो आपको बता दूं कि SLV-3 पे ही काम करने के लिए उनको 82 में पद्म भूषण दिया गया था। और ये 3 स्टेज था, पहली, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 स्टेज में था। और चारों स्टेज में जो है SLV-3 के जो है चारों स्टेज में जो है वो ठोस को
रखा गया था। 1 2 3 4 चारों में जो है ठोस प्रणोदक या सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज किया गया था। भारत का पहला लॉन्चिंग रॉकेट था, 4 चरणों वाला था। STPV का प्रयोग इसमें किया गया था। APJ कलाम के नेतृत्व में जितनी भी रोहिणी उपग्रह की श्रृंखलाएं थी उनको छोड़ने के लिए, उनको सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसको बनाया गया था। इसी क्रम में हम अगर अगली बात करें कि भारत में और भी कौन कौन से सेक्टर में काम हुए, रोहिणी सीरीज, तो रोहिणी सीरीज 1, रोहिणी सीरीज 2, रोहिणी सीरीज 3, रोहिणी सीरीज 4, बहुत सारी इसमें छोड़ी गई। रोहिणी सीरीज 1 79 में छोड़ी, वो असफल हुई, है ना। आप इसको RS1 के नाम से लिख सकते हैं, है ना। RS1 ये असफल रही 79 में, RS1 79 में असफल रही, है ना। RS2 ये सफल रही, ये 80 में छोड़ी गई। RS2 ये 80 में छोड़ी गई, ये सफल रही। फिर RS3 ये असफल रही और RS4 ये सफल रही। मतलब पहली और तीसरी वाली असफल रही, दूसरी और चौथी वाली रोहिणी सीरीज जो है वो सफल रही। कुल मिला के भारत का सैटेलाइट प्रोग्राम यहाँ से चालू हुआ और भारत ने पहला उपग्रह छोड़ा था आर्यभट्ट, जो कजाकिस्तान के बैंकानूर कजाकिस्तान से छोड़ा गया था और ये 1975 19 अप्रैल को छोड़ा गया था। और भारत की भूमि से रोहिणी 1 छोड़ा गया था 79 में, लेकिन वह असफल रहा था। और रोहिणी 2 छोड़ा गया था 80 में, वो सफल रहा था, है ना। 2 महत्वपूर्ण बातें, भारत की भूमि से छोड़ा गया रोहिणी 1 था 79 में जो असफल रहा था RS1, और रोहिणी सेकंड RS2 जो 80 में छोड़ा गया था भारत की भूमि से, वो सफल रहा था। और आर्यभट्ट को आप दिमाग में रखेंगे, आर्यभट्ट, रोहिणी, है ना, ये सारे भास्कर, एप्पल, ये सारे उपग्रह उस समय छोड़े गए थे। अब इसके बाद है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो भी 5 चरणों वाला था। SLV3 को मॉडिफाइड करके बनाया गया था 87 में, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही लिख लें। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 87 में आया था। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 1987 में आया था और इसके द्वारा जो है सोर्स सीरीज जो थी SROSS उनको छोड़ा गया था, है ना, सोर्स सीरीज। इसमें भी सोर्स 1 सफल हुआ था, सोर्स 2 असफल, सोर्स 3 सफल, सोर्स 4 असफल, है ना। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब जो अगला चरण आया वो PSLV का आया, तो आप लिख सकते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 93 में आया। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 93 में आया। GSLV 2001 में आया। GSLV 2001 में आया। और ये दोनों ही जो स्टेज थी, PSLV और GSLV, है ना, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, आप जरूर सुनिएगा उसको। ये डेमोन्स्ट्रेटिव फेज था, डेमोन्स्ट्रेटिव फेज था और डेमोन्स्ट्रेटिव फेज था, यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आई। तो दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट था ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो था दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट था, ठीक है। तो ये रॉकेट साइंस हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक चीज़ आपको यहाँ पे पॉइंट बना के लिखनी चाहिए, समझनी चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए। स्ट्रैटेजी बना लें भाई, आप अपनी घर पे स्ट्रैटेजी बना लें कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। मध्य प्रदेश में आपको मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पे 50 से 100 पेज के बढ़िया नोट्स बनाने हैं, पॉइंट वाइज उनको याद करना है। GS में भी इसी तरीके से, GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी में शॉर्ट नोट्स बनाना है, उनको याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इतना कर गए तो आप 50% लड़ाई जीत गए। बाकी का आपका यूनिट 8 जो स्पोर्ट्स और करेंट अफेयर्स है, यूनिट 7 जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी नए टॉपिक हैं, यूनिट 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और यूनिट 10 ये इसमें नए टॉपिक्स जुड़े हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 40 से 50% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो बिल्कुल जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते चलिए, क्यूरियोसिटी के साथ MCQs करिए, बढ़िया होगा आपके लिए। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 1993, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, और ये यहाँ पर साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। और ये पोलर ऑर्बिट जो है 400 से 2000 किलोमीटर के आसपास, है ना, 400 से 2000 किलोमीटर के आसपास मान के चलिए आप, 400 से 2000 किलोमीटर के आसपास यहाँ से ले आ करके साउथ पोल से इधर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो ऐसे रॉकेट जो ध्रुवीय कक्षा में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बनाए गए हैं, ऐसे रॉकेट जो ध्रुवीय कक्षा में, ऐसे रॉकेट जो ध्रुवीय कक्षा में, यहाँ पर ऐसे रॉकेट जो ध्रुवीय कक्षा में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बनाए गए हैं, उन्हें PSLV कहते हैं। वर्तमान में
सभी प्रकार की कक्षाओं में इन्हें प्रक्षेपित करने की क्षमता है, चाहे वो जियो एटिमरी ऑर्बिट हो, ल्यूनर ऑर्बिट हो या हेलोसेंट्रिक ऑर्बिट हो, है ना। तो ये भूस्थिर कक्षा में भी जियो ऑर्डिनरी ऑर्बिट में भी इसको कर सकते हैं, इसको ल्यूनर ऑर्बिट चंद्रमा में भी कर सकते हैं, और इसको हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट सूर्य केंद्रीय कक्षा में भी स्थापित किया जा सकता है। और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 1993 में आया था। 4 चरणों वाला है ये। पहले और तीसरे चरण में इसमें ठोस और दूसरे और चौथे चरण में इसमें द्रव ईंधन का प्रयोग किया गया। 3 प्रकार का है ये। थोड़ा तेज कर रहे हैं क्योंकि हमें पाठ्यक्रम को जल्दी से कवर करना है। एक है PSLV CV कोर वर्सन, PSLV CV है ना, एक PSLV CV है कोर वर्सन है, एक PSLV स्टैंडर्ड वर्सन है, एक कोर वर्सन है, एक स्टैंडर्ड वर्सन है, और एक है एक्स्ट्रा आपके लार्ज वाला, है ना। कोर वर्सन, स्टैंडर्ड वर्सन और कोर वर्सन, स्टैंडर्ड वर्सन और एक्स्ट्रा लार्ज, है ना। कोर वर्सन, स्टैंडर्ड वर्सन और एक्स्ट्रा लार्ज, इसके भी 3 पॉइंट हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इनको आप समझ सकते हैं अच्छे से। और जो चंद्रयान 1 छोड़ा गया था 22 अक्टूबर 2008 को, PSLV से ही छोड़ा गया था, है ना। PSLV जो कोर वर्सन है, इसमें बूस्टर मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है। बूस्टर मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है PSLV में। जो कोर वर्सन है इसमें बूस्टर मशीन्स नहीं लगी हुई हैं, इसमें बूस्टर मशीन्स का प्रयोग नहीं किया गया है। और 0 से 700 kg तक का पेलोड वेट ये ले आ सकता है ना, 0 से 700 kg का। जो स्टैंडर्ड वर्शन वाला पोर्शन है, स्टैंडर्ड वर्शन वाला कोर वाले में जो है वो बूस्टर मशीन का प्रयोग नहीं किया गया, बूस्टर मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है ना। बूस्टर मशीन्स लगाई जाती हैं, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये आपके यहाँ पर 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, और ये यहाँ पर इस तरीके की जो है बूस्टर मशीन जो है, ये आपके बूस्टर मशीन्स यहाँ पर है। तो इसमें बूस्टर मशीन्स का प्रयोग नहीं किया गया है। और 0 से 700 kg का जो है इसमें यूटिलाइजेशन किया जाता है पोलर वेट को यूज़ करने में। अभी जो दूसरा है स्टैंडर्ड वर्सन। स्टैंडर्ड वर्सन जो है इसमें बूस्टर मोटर का प्रयोग किया गया है। 6 बूस्टर मशीन लगती है, इसमें 6 बूस्टर मशीन लगती है ना, 6 बूस्टर मशीन लगती है। और ये 0 से 1500 kg तक का वेट ले आ सकता है, 0 से 1500 kg तक का वेट ले आ सकता है। हाँ, भारत में कुछ ऐसे बने हैं 1-2 जिसमें 2 बूस्टर मशीन ही लगाई है ना। जैसे एक PSLV डबल लेयर वाला बनाया है, उसमें 6 ना लगा के PSLV का स्टैंडर्ड वर्सन का एक PSLV जो स्टैंडर्ड वर्सन वाला है, इसमें एक इन्होंने सेगमेंट बनाया है DL नाम से, PSLV DL, है ना। ये इसमें सिर्फ 2 ही बूस्टर मशीन लगी। नॉर्मली स्टैंडर्ड वाले में 6 लगती है, लेकिन इसमें 2 लगी है। जैसे आपने कलाम सेट सुना होगा, माइक्रो सेट सुना होगा, है ना। ये जो कलाम सेट छोड़ा गया था, कलाम सेट, है ना, एक कलाम सेट छोड़ा गया था। ये कलाम सेट 24 जनवरी 2019 को, 24 जनवरी 2019 को जो कलाम सेट छोड़ा गया था वो PSLV DL से छोड़ा गया। इसके अलावा जो माइक्रो सेट है वो भी इसी से छोड़ा गया था, माइक्रो सेट इसी से छोड़ा गया था। क्योंकि MPPSC ने पिछली बार सत्यभामा सेट पूछ लिया था, काटो सेट 2 पूछ चुका है, इस तरीके की चीज़ें पूछता है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका PSLV। इसके अलावा जो ये छोड़ा गया था, ये लॉन्चिंग की थी, ये PSLV C44 से की थी, है ना। ये PSLV C44 के द्वारा छोड़ा गया था, कलाम सेट और माइक्रो सेट। PSLV C44 2019 में छोड़ा गया था। तो मैंने बताया ये एक ऑप्शन, एक वो है आपका एक्सेप्शन है कि भैया इसमें 2 बूस्टर मशीन लगी है स्टैंडर्ड वर्जन में, बाकी के जो है इसमें 6 लगती हैं। और जो 6 वाला है उसका भी एक एग्जांपल है। जो 6 वाला है उसको, जैसे स्टैंडर्ड, एक तो कोर मशीन, कोर व्हीकल हो गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, कोर व्हीकल, उसमें कोई बूस्टर मशीन लगी। स्टैंडर्ड वर्जन में बूस्टर मशीन लगी है 2 तरीके की। जो 2 बूस्टर मशीन लगी है, 2 बूस्टर मशीन लगी है, वो आपका DL कहलाता है। और एक PSLV QL नाम से आता है, उसमें 6 लगती है ना। एक PSLV QL नाम से आता है, क्वाड लॉन्चिंग के नाम से आता है, उसमें 6 बूस्टर मशीन लगती है। अभी जो इमी सेट छोड़ा गया था PSLV C45 के नाम से, इमी सेट
इमीसैट इसी से छोड़ा गया था, इमीसैट, यानी ये PSLV C-45 उड़ान थी, ये इमीसैट छोड़ा गया था 1 अप्रैल 2019 को, है ना, इमीसैट। तो ये जो इमीसैट छोड़ा था उसमें 6 बूस्टर मशीन लगी, इमीसैट में 6 बूस्टर मशीन लगी, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल स्टैंडर्ड वर्जन के 2 पार्ट है। पहला है DL जिसमें 2 बूस्टर मशीन है, सेकंड है QL जिसमें 6 बूस्टर मशीन है ना। जो 2 बूस्टर मशीन है उसका एग्जांपल कलाम सेट है और माइक्रोसेट है जिसको PSLV C-44 से छोड़ा गया, और जो इमीसैट है वो PSLV C-45 से छोड़ा गया 1 अप्रैल 2019 को। वैसे तो बहुत सारे छोड़े गए, उतनों को अपन याद नहीं रख सकते। अब है PSLV एक्स्ट्रा लार्ज, विशेष अभियानों के लिए छोड़ा जाता है PSLV एक्स्ट्रा लार्ज। PSLV एक्स्ट्रा लार्ज का सबसे अच्छा एग्जांपल है PSLV एक्स्ट्रा लार्ज का PSLV एक्स्ट्रा लार्ज का सबसे बढ़िया एग्जांपल है PSLV 11, है ना, PSLV 11, PSLV 11, PSLV C-11, PSLV C-11, PSLV C-11 चंद्रयान 1 जो छोड़ा गया था 22 अक्टूबर 2008 को, वो छोड़ा गया था PSLV एक्स्ट्रा लार्ज के द्वारा, और PSLV C-25 के द्वारा छोड़ा गया था मंगल अभियान। PSLV C-25 के द्वारा छोड़ा गया था मिशन फॉर मंगल छोड़ा गया था, ये छोड़ा गया था 5 नवंबर 2013 को। और एक और PSLV C-37 से छोड़ा गया था एक अभियान, PSLV C-37 से एक अभियान छोड़ा गया था जिसमें 104 सैटेलाइट छोड़े गए थे सतीश धवन सेंटर से। ये सतीश धवन सेंटर से 104 सैटेलाइट छोड़े गए थे 15 फरवरी 2017 को, और ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। समझ रहे मेरी बात को आप? ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट बनाइए, कंसेप्ट के साथ देखिए, ये दिमाग में मत रखिए हमारी मेंस की तैयारी कब होगी, हमारी प्री की तैयारी कब होगी। भैया आप पढ़ते जाइए, शुरुआत करिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, साइंस टेक में, MP के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में, या फिर यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 8 साथ में, आप ये मान के चलिए आपकी मेंस की 3 नंबर की तैयारी हो रही है, 5 आपके जो 6 मार्कर हैं उनकी तैयारी हो रही है, तो आपका 3 नंबर वाले और आपके 6 नंबर वाले की तैयारी आपके साथ में नहीं पड़ जाएगी। आप प्री मेंस को साथ में लेकर चलिए, टॉपिक पे कंसेप्ट बना के चलिए। आप अगर साइंस टेक अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा पेपर 3 अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी यूनिट 7 अपने आप तैयार हो जाएगी, यूनिट 9 अपने आप तैयार हो जाएगी, और आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दिमाग में प्री मेन ये सब मत रखिए, ये सब रखेंगे तो क्या सोचने में 50 दिन वैसे ही जा चुके हैं, 50 दिन बचे, है ना। परीक्षा लेंगे वो लेगा, वो PSC लेना है, उनको एग्जाम लेना है, एग्जाम लेना नहीं होता तो वो कुछ बोलते नहीं। अफवाहों पे ध्यान ना दें, आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो और फोकस करें, अपनी स्टडी पे प्लान करें, एक मोमेंटम बना के स्टडी प्लान करें, कैसे पढ़ना है, किस तरीके। हमारा उद्देश्य हमारे चैनल को बढ़ाना, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बिल्कुल इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है हमारा इंटरेस्ट है जो पढ़ने वाला बच्चा है भैया उस तक, वो हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम इस माध्यम से अपनी चीज़ों को लेके जाएं कि वो भैया बैठ के पढ़ ले, उसकी पढ़ाई हो जाए, उसका अध्ययन हो जाए, और बड़ी निस्वार्थ भावना से अपन काम करते हैं, और अपना उद्देश्य जो है थोड़ा सा लोगों से अलग है, और उसी उद्देश्य को लेके हम काम करते हैं, नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना, और आप अपने फायदे के लिए काम करें कि आप कैसे तैयारी करें। साहब मैंने बताया ना, अपने सिलेबस को 3 भागों में बांट दो। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 2 घंटे डेली पढ़ो, उठा लो, मुझे 10 दिन में हिस्ट्री करनी है, MP की 10 दिन में ज्योग्राफी करनी है, 10 दिन में पॉलिटी, 10 दिन में इकोनॉमी, 2 घंटे डिसाइड कर लो मध्य प्रदेश पढ़ना है, 40 से 45 क्वेश्चन का वेटेज है। जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 4 टॉपिकों को आपने तय करना, 2 घंटे पढ़ना है, हो गए 4 घंटे। 2 घंटे में जो नया सिलेबस जुड़ा है, चाहे वो यूनिट 10 हो, आयोग हो, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बढ़िया सिस्टम से पढ़ेंगे तो बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके यूनिट 7 में साइंस है, ये थोड़ा टफ यूनिट है, अगर अच्छे से पढ़ें तो सबसे इजी यूनिट है। यूनिट 9 और करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स वाला एरिया, बढ़िया 2 घंटे इसको पढ़ें। 6 घंटे अगर अपनी अच्छी पढ़ाई हो रही है तो फिर 2 घंटे MCQ, पुराने साल के पेपर लगाने से मतलब नहीं है। कुछ अच्छे लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, उन लोग कुछ MCQ सीरीज चला रहे हैं, आप वो ज्वाइन करिए, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बढ़िया अपने आप को रिफॉर्म्स करिए, सोच समझ डेवलप करके प्रश्न पास करिए। 8 घंटे की अगर स्टडी आप अगले 30-40 दिन कर लेते हैं, मुझे लगता है आपका प्रीलिम्स निकलेगा। परीक्षा 4 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, 10 महीने बाद होगी, परीक्षा होगी तय। 19 का एग्जाम 1 साल बाद हुआ, लेकिन हुआ, वो रिजल्ट आ जाएगा, वो बना के पोस्टिंग हो जाएगी, वो ज्वाइन कर लेंगे। लॉकडाउन में वही लोग थे जो अधिकारी बनकर सिस्टम में काम कर रहे थे, और उन्हीं लोगों को छूट थी, बाकी लोग घर में बैठे हुए थे। तो नौकरी कितनी ज़रूरी है, अधिकारी बनना कितना ज़रूरी है, ये सब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको कोरोना ने सिखा दिया 2-3 महीने में। लॉकडाउन सेकेंड आपको काफ़ी सिखा चुका है ना।
अभी हमारे सिखाने से काम नहीं चलेगा, हम सिर्फ आपको चीज़ों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो हमने बताया आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि भाई हमारे स्टडी का जो मेन फोकस है वो ये है साहब कि ये आपकी अर्थ है। अब साहब अर्थ के 400 किलोमीटर तक का एरिया जो है ये इनर पार्ट कहलाता है, और इनर पार्ट में मैक्सिमम रॉकेट्स छोड़े जाते हैं। विक्रम साराभाई को श्रेय जाता है भारत में रॉकेट लॉन्चिंग के फादर के तौर पे, और जो रितु करधाल हैं उनको वुमेन के तौर पे जाना जाता है। भारत में रॉकेट के लिए काम करने वाले लोग ये हैं। कॉन्सेप्ट समझ गया तो सब कुछ समझना जा जाएगा। 400 किलोमीटर के ऊपर वाले एरिया में 400 किलोमीटर के ऊपर वाले एरिया में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, और सैटेलाइट को भारत में अगर सबसे ज्यादा काम किया तो सतीश धवन साहब ने किया, और टीके अनुराधा महिलाओं में जानी जाती है जिन्होंने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया। टीके अनुराधा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वुमेन सैटेलाइट के तौर पर इनको जाना जाता है, टीके अनुराधा। और इसके बाद जो दूसरे ग्रहों में जाकर के काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं डीप स्पेस, है ना। तो ये 3 पार्ट हो गए, इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस। तो डीप स्पेस पे काम करने का श्रेय जाता है माधवन नायर को, और महिलाओं में नाम जानता है नंदिनी हरिनाथ। बहुत महत्वपूर्ण नाम है नंदिनी हरिनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। नंदिनी हरिनाथ भारत के अंदर डीप स्टडी के स्पेस की स्टडी, और भाई हमने इनर स्पेस की स्टडी कर ली, आउटर स्पेस की स्टडी कर ली, डीप स्पेस की स्टडी कर ली। जब तीनों की स्टडी कर ली तो हमने स्पेस टेक्नोलॉजी की स्टडी कर ली, है ना। हम लोग क्या सिस्टम से पढ़ेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पूरा स्ट्रेटेजिक पार्ट कवर हो जाएगा। फिर हम नॉलेज टेक्नोलॉजी पे चलेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। तो अपने आप कृषि उत्पाद तकनीक, अपने आप फूड प्रोसेसिंग, अपने आप प्रदूषण, अपने आप पर्यावरण, अपने आप जैव विविधता, वो सारी चीजें कवर होते जाएंगी एक सिस्टम के साथ स्टडी करेंगे, नॉलेज को डेवलप करके। तो ये बहुत सारे हैं भैया। और अभी रिसेंटली जो है एक अभियान इनका छोड़ा गया था, ये पूछ सकता है पुराने कुछ मेमोरी पर, वो कुछ नाविक करके, नाविक के अभियान छोड़ा गया था। ये भी PSLV एक्स्ट्रा लार्ज से छोड़ा था, ये PSLV C22 से छोड़ा था। ये नाविक को PSLV C22 से छोड़ा था, PSLV C22 से छोड़ा था, और PSLV C22 से छोड़ा था 1 जुलाई 2013 को, 1 जुलाई 2013 को छोड़ा था, 1 जुलाई 2013 को छोड़ा था, 1 जुलाई 2013 को छोड़ा था। इसी को आप लोग आमतौर पर IRNS, इंडियन रिमोट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है क्या, जो कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की सुरक्षा के लिए छोड़ा गया था। समझ रहे बात को। टेक्निकल यूनिट अच्छे से करिए, मैं बार बार कह रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो घर में बैठ के पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको घर में बैठ के नहीं पढ़ा जा सकता। उनके लिए आपको थोड़ा अपना लेवल स्टडी का मोमेंटम बनाइए। एक बार मोमेंटम बन गया तो फिर घर पे बैठ के भी पढ़ सकता है। मोमेंटम बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मुझे लगता है PSLV के बारे में जितना महत्वपूर्ण हो सकता था हमने, तो अब तक 50 PSLV प्रक्षेपित किए गए, याद रखेंगे 50 प्रक्षेपित किए गए हैं। उसमें से जो PSLV है उनकी 50 उड़ानें प्रक्षेपित हुई हैं, उसमें से 48 सफल हुई हैं, 2 असफल हुई हैं, और उसमें भी जो 2 असफल हुए हैं वो PSLV D193 में और PSLV C39, ये 2 असफल हुए ना। और PSLV C13 अभी बन नहीं पाया है, उस पर काम चल रहा है। PSLV C13 अभी बन नहीं पाया है, उस पर काम चल रहा है, और अब तक 50 उड़ानें हुई हैं। PSLV C13 अभी तक बन नहीं पाया है, इस पर काम प्रोसेस अभी जारी है। भाई एक चीज समझने की कोशिश करें, जो हमारी न्यू स्पेस प्रोग्राम पॉलिसी आई थी 1972 में, उसमें हमने काम ही किया था रॉकेट पे और सैटेलाइट पे, और रॉकेट और सैटेलाइट पे काम हुआ, और जितने भी इस पे काम हुआ तो इस पे साउंडिंग रॉकेट पे और लॉन्चिंग रॉकेट पे काम हुआ, और सैटेलाइट में हमने इंडियन रिमोट सेंसिंग और इनसैट पे काम किया, ठीक है। तो साउंडिंग रॉकेट आपका रोहिणी 75 था, और लॉन्चिंग रॉकेट आपका SLV 3 से लेकर के GSLV, और इसके आगे की कहानी अभी हम आपको बता रहे हैं। इंडियन रिमोट सेंसिंग 8088 और इनसेट जो है 82-83, है ना, तमाम प्रकार की चीज़। तो अब जो चर्चा कर रहे हैं वो जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पे कर रहे हैं। तो जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है ना। जी का मान जो होता है इक्वेटर पे सबसे कम होता है, और ध्रुवों पर होता है सबसे ज़्यादा। मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जी का मान होता है, वो इक्वेटर पे होता है सबसे कम, और ध्रुवों पे होता है सबसे ज़्यादा। तो दूर संचार जो भी उपग्रह हैं उनको जो है ऊपर छोड़ा जाता है, उनकी उम्र होती है 15 से 20 साल, और उनको यहाँ पे जो है
ऐसे रॉकेट जिनको विश्वतरेखीय कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, ऐसे रॉकेट जिनके माध्यम से विश्वतरेखीय कक्षा में उपग्रहों को, रॉकेट्स को स्थापित किया, उपग्रहों को जो है स्थापित किया जाता है, उसको GSLV कहा जाता है। और विश्वतरेखा की जो भी ऑर्बिट होती है वो लगभग 36,000 से लेकर 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। और यहाँ पर दूरसंचार, जो टेलीकम्युनिकेशन, जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, उनको यहाँ पर छोड़ा जाता है और स्थापित किया जाता है। ठीक है, 3 चरणों वाला एक रॉकेट होता है, पहला, दूसरा, तीसरा चरण। पहले वाले चरण में ठोस होता है, सॉलिड, सेकंड वाले में लिक्विड होता है, थर्ड वाले में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। पहले में ठोस, दूसरे में द्रव और तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। अब इसके भी 3 पार्ट है भैया, है ना, GSLV MK1, GSLV MK2 और GSLV MK3। तो ये जो MK1, MK2 और MK3 है, इसकी कहानी थोड़ी समझ लें। MK1 जो है ये फॉरेन कोऑपरेशन से, विदेशी सहयोग से बना है ना, और जो दूसरा वाला है वो इंडिजीनियस है हमारा, हमने खुद स्वदेशी तरीके से MK2 को डेवलप किया है। और जो तीसरा वाला है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित है, अंतर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित है। जो पहला वाला है GSLV MK1, वो बेसिकली विदेशी क्रायोजेनिक इंजन है और इसका प्रयोग हमने जो है 1988 में जब भारत और USSR का एक समझौता हुआ, तो भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए समझौता था। और 93 में अमेरिकी दबाव के चलते अमेरिका ने जो है इतना दबाव डाल दिया रशिया वालों पे कि रूस ने हमको 93 में ये जो समझौता हमने 88 में किया था MK1 के लिए, क्रायोजेनिक इंजन के लिए, तो 88 में जो हमारा समझौता हुआ था रूस के साथ, तो अमेरिका का इतना प्रेशर आ गया उनके ऊपर। हमारा उस समय विदेश नीति उस तरीके की थी कि हम अमेरिका के प्रेशर में काम कर रहे थे। तो 93 में अमेरिका के दबाव के कारण रूस ने हमको क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। और हमारे लेकिन 5 क्रायोजेनिक इंजन भारत को उस समय तक मिल चुके थे, है ना, मतलब 5 देने के बाद अमेरिका का प्रभाव पड़ा, तो वो 5 क्योंकि हमको मिल चुके थे, तो तब तक हमने क्या किया, 88 से 93 ये 5 साल के समय में हमने क्या किया, हमने GSLV MK1 जो है बना लिया भैया। ठीक है क्या, अमेरिका का दबाव जरूर था रशिया के ऊपर, रशिया ने देने से मना कर दिया, 5 दे चुका था, तो हमने यहां पर बना लिया। और वो बना लिया हमने, और उसके बाद हमारा GSLV MK1 पे काम चालू हो गया। और हमने 2001 में इस पे डेमोन्स्ट्रेटिव लेवल पे काम भी किया, हमने GSAT 1 छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना, और हमारा ये प्रयोग में आने लग गया GSLV MK1। उसके बाद जो है 93 में जब हमको इन्होंने अपर स्टेज प्रोग्राम हमने एक चलाया था, अपर स्टेज प्रोग्राम, और वो अपर स्टेज प्रोग्राम 93 में रशिया ने क्रायोजेनिक ईंधन देने से मना कर दिया। तो फिर हमने ये तय कर लिया कि भाई हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, और हमने एक अपर स्टेज प्रोग्राम स्टार्ट किया कि हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। और इस अपर स्टेज प्रोग्राम को हमने स्टार्ट कर दिया और हमने स्वदेशी स्तर पर काम चालू करें। हमने 4 टन का GSLV MK1 बना लिया, जैसे भी बनाया वो बना लिया। बाद में हमने स्वदेशी तरीके से बनाया, और उसी जिसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मानक क्षमता का स्वदेशी लेवल पर इंडिजीनियस टेक्निक से बनाया, उसको हमने GSLV MK2 नाम दिया, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन। और भारत का पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन GSLV MK2 सफल रहा और हमने इसमें सफलता अर्जित करी। और हमने इसी के माध्यम से 5 जनवरी 2014 को अपना GSAT 14 भी छोड़ा था, है ना। तो ये जो है हमारा जो GSAT 14 हमने छोड़ा था, GSAT 14 हमने जो छोड़ा था 5 जनवरी 2014 को, वो हमने स्वदेशी GSLV MK2 के माध्यम से ही सफलता अर्जित करी थी। इसके बाद हमने, जब हमारे पास GSLV MK1 और MK2 का अनुभव था, तो हमने इंटरनेशनल मानक के आधार पर GSLV MK3 पे काम चालू किया, और 4 टन की क्षमता को हमने धीरे धीरे बढ़ाकर 10 टन की क्षमता प्राप्त करने तक के लाया। और इसी का नतीजा था कि हमने फिर GSAT 19, GSAT 29 ऐसे 3,500-4,000 kg के जो है उपग्रह हमने सैटेलाइट छोड़े। और शायद चंद्रयान 2 जो हमने छोड़ा, है ना, आप जैसे जितना हमने GSAT जो 19 छोड़ा, हमने GSAT 29 छोड़ा, हमने चंद्रयान 2 छोड़ा, ये सब हमने GSLV MK3 की मदद से छोड़ा। और 3877 kg का तो चंद्रयान 2 था, है ना, 3877 kg का। हालांकि 95% हम इसमें सफल रहे, 5% असफलता हाथ लगी, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 को जो हमने छोड़ा GSLV MK3 के द्वारा छोड़ा।
और हमने ऐसा नहीं कि इसके ऊपर के वजन के नहीं छोड़े, चंद्रयान 2 ज्यादा वजन का था इसलिए फेल हो गया। हमने तो GSAT 11 छोड़ा था, GSAT 11, और GSAT 11 जो था ये 54-58 kg का था, 54-58 kg का था। अब तक का सबसे बड़ा जो हमने GSLV MK3 के द्वारा छोड़ा वो हमने कैरून से छोड़ा था। भारत का सबसे भारी उपग्रह था GSAT 11, GSAT 11 जो 5458 kg का था। ये हमारे द्वारा छोड़ा गया साहब, ये हमारे द्वारा छोड़ा गया। तो ये जो तीसरा स्टेज है, देखो पहला तो स्टेज था स्पेसिफिकाइजेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, इसरो से लेके बहुत सारी संस्थाएं बनी। सेकंड स्टेज था टेक्निकल डिमोन्स्ट्रेशन का, जहां पर टेक्निकल डिमोन्स्ट्रेशन में हमने SLV3, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV MK1, MK2, MK3 बनाया। बाद में जब MK1, MK2, MK3 बन गया तो फिर हमें स्पेसिफाइड फेस पे आ गए और यहाँ हमने GSLV MK2, MK3 के नए वर्जन बनाए। अब हमने यहाँ पर क्या बनाया, हमने RLV बनाया, हमने फिर RLV बनाया, रिवर्स लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, हमने रिवर्स लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, हमने गगनयान बनाया, हमने गगनयान बनाया थर्ड स्टेज में। और अभी हम लोग अवतार हमने क्लास में दिखाया भी था एक बार, हमने अवतार, इसकी अभी प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं। तो भैया जो RLV है, जो गगनयान है और अवतार है, ये परीक्षा में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो हमारी एक भूमिका होनी चाहिए कि हम यहाँ पे चर्चा कर लें, हमारा टॉपिक यहाँ अवतार पे लगभग एंड हो जाएगा, जितने साइंस एंड टेक में हमने चीज़ें करी हैं। तो रिवर्स लॉन्चिंग व्हीकल जो है ऐसे रॉकेट जिसे बार बार प्रयोग में लाया जाए उन्हें रिवर्स लॉन्चिंग व्हीकल पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान कहा जाता है। इसके पहले अमेरिका के द्वारा डिस्कवरी, अटलांटिस, कोलंबिया, है ना, चैलेंजर, एडवेंडर, ना जाने अमेरिका ने हमको क्या दिया, बहुत सारे दिया, डिस्कवरी, अटलांटिस, कोलंबिया, चैलेंजर, एडवेंडर। हमको नहीं पूरी दुनिया को बताया कि देखो भैया हमारे पास रिवर्स लॉन्चिंग व्हीकल है, हम डिस्कवरी बना चुके, हम अटलांटिस बना चुके, हम कोलंबिया बना चुके, हम चैलेंजर बना चुके, हम एंडवेयर बना चुके, है ना, और इस प्रकार के रॉकेट्स बना चुके, 2013 के पहले बना चुके। अभी उन लोगों ने नया रिसेंटली लाया ओरियन, अभी ओरियन ला लिया उन्होंने, ओरियन अभी लॉन्च करेंगे, अभी कोरोना की वजह से रुक गया है ना। ओरियन अमेरिका वालों का चल रहा है, अभी ओरियन बना लिया, अभी वो बता नहीं रहे, अभी 2021 में लॉन्च करेंगे ओरियन लॉन्च करने वाले वो लोग, ओरियन, है ना। अभी अपन ने RLV बनाया, उनने ओरियन बना लिया। तो अभी हम RLV पे काम कर रहे हैं और आने वाला समय भैया डिजिटल टेक्नोलॉजी का है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी का है और हमको डिजिटल टेक्नोलॉजी को लाना है और डिजिटल डेमोक्रेसी का भी है। सरकारें चाह रही हैं ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे कंट्रोल कर लें, है ना, ताकि डिजिटल सॉवरिंग जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहे सरकार की। तो सरकार अब जो है नए तरीके से सोच रही है, विचार कर रही है और प्रयास जारी हैं। इसरो अब बड़े स्तर पर काम कर रहा है, बड़े स्तर पर काम जारी है। अभी हमने एक अमरावती में प्रस्ताव पारित करके, एक वहाँ पे एक जगह है लोगंडी नाम की, वहाँ पर हम लोग 2025 तक एक स्पेस पोर्ट बना रहे हैं। अमरावती में स्पेस पोर्ट बन रहा है, लिखेंगे आप, अमरावती में एक स्पेस पोर्ट बना रहे हैं हम। तो आने वाला समय जो है वो स्पेस पोर्ट पे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये स्पेस पोर्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं इस समय। और इसके अलावा हमारा गगनयान चल रहा है 2020 से 22 में, गगनयान चल रहा है हमारा 20 से 22 में, गगनयान हमारा अभियान चल रहा है। गगनयान अवतार पे काम चल रहा है 21-22 में, अवतार पे काम चल रहा है 21-22 में, अवतार पे काम चल रहा है ना। प्रोजेक्ट हमारे बहुत सारे चल रहे हैं, गगनयान चल रहा है ना। तो गगनयान 1 2020 लिख लें आप, गगनयान 1 2020, है ना। गगनयान 2 जुलाई 21 में लॉन्च होगा, गगनयान 2 जुलाई 21, गगनयान 2 जुलाई 21। जो पहला वाला गगनयान है वो अनमेंडेड है, गगनयान 1 20, गगनयान 2 अनमेंडेड है जुलाई 2021, गगनयान 3 ये मेंड होगा दिसंबर 21, क्योंकि 2 और 3 2021 में ही होना है ना, गगनयान 3 2021। तो इसरो ने जो RLV को बनाया उसका व्यवहारिक यूटिलाइजेशन करने के लिए जो नाम रखा, RLV का जो व्यवहारिक रूप है वही गगनयान है, उसका संशोधित रूप। तो गगनयान 1 20, गगनयान 2 जुलाई 21 अगले महीने, है ना। आपकी इधर परीक्षा होगी, इधर गगनयान 2 छोड़ेगा इसरो, और दिसंबर में जब आपका मेंस होगा खत्म होगा तो गगन 3 छोड़ेगा। मतलब सरकार के अभियान नहीं रुक रहे, है ना। अब ये मत सोचना कि कोरोना आ गया तो सरकार के इसरो ने काम करना बंद कर दिया, DRDO ने काम करना बंद कर दिया, घर में बैठ गए। ये वैज्ञानिक ही है जिन्होंने काम किया तो हम बच गए, है ना। थोड़ा बहुत जो संभावना हमारी बच गई वो हमारे वैज्ञानिकों की वजह से बची। बहुत बहुत धन्यवाद दो हमारे देश के वैज्ञानिकों को कि उन्होंने सही समय पे सही काम कर लिया, तो हम लोग कुछ बच गए। और कुछ हमारी जो मानवीय भूलें हैं अगर उनको हमने समय पे सुधार लिया तो फिर हमारी जो तीसरी लहर है उससे भी हम बच जाएंगे, और नहीं तो फिर भगवान ही मालिक है।
ठीक है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे काम चल रहे हैं और इस पे प्रयास जारी है। सरकारें आती हैं जाती हैं, अपना काम करती हैं। हम अंतरिक्ष पे काम कर रहे हैं। पृथ्वी संभल नहीं रही है, जाना इनको अंतरिक्ष में है ना। और चंद्रयान 1 2 छोड़ दिया, 3 4 5 छोड़ने वाले, गगनयान 1 छोड़ दिया, 2 3 छोड़ने वाले हैं। ठीक है, अभियान जारी है, सरकारें काम कर रही है। और गगनयान 2 और 3 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वो 400 किलोमीटर की कक्षा में 7 दिन के लिए भेजा जाएगा। और वहां पे गगनयान 3 में जब अंतरिक्ष यात्रियों को, देखो गगनयान 1 तो मानव के बिना गया, गगनयान 2 जुलाई में भेजा जाएगा, वो भी मानव के बिना जाएगा, अनमेंडेड है। गगनयान 3 में मानव जाएगा, मानव को बिठाएंगे, उसको भेजेंगे। और गगनयान 3 को जब भेजेंगे अंतरिक्ष में तो वो व्योमनॉट्स, मतलब पृथ्वी के ऊपर 400 किलोमीटर की कक्षा में 7 दिन के लिए भेजेंगे और फिर उनको खंबात की खाड़ी में लाके रखा जाएगा। वहां मुंबई बंदरगाह पे उनकी रिकवरी होगी, देखा जाएगा आदमी सही साठ है कि नहीं। फिर उनको सतीश धवन सेंटर हरिकोटा लाया जाएगा और फिर उसके बाद गगनयान 3 की सफलता असफलता पे सरकार निर्णय लेगी इसरो के साथ बैठ के। अगर यह कार्यक्रम पूरी तरह सफल हुआ तो सरकार के पास इसरो स्पेस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भेजेगा। सरकार मंजूरी दे देगी तो 2030 तक स्पेस स्टेशन बन जाएगा। स्पेस पोर्ट अमरावती में बनने वाला है और 2030 तक स्पेस स्टेशन बन जाएगा। 15 से 20 वैक्यूम नट्स के अनुसंधान के लिए यहां पर सुविधा होगी और ये 20 टन का एक वैक्यूम नट्स यहां पर बनाया जाएगा और यहां पर जो है आने वाले समय में डेवलपमेंट्स होंगे, डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। अंतरिक्ष में फिर भविष्य में स्पेस डॉक बंदरगाह बनेंगे, बहुत सारे काम होंगे। यहाँ पे रॉकेट उतरेंगे और यहाँ पे रॉकेट के उड़ने के लिए, उनकी पैकिंग के लिए, उनके तमाम कामों के लिए पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। ये काम अकेले भारत सरकार नहीं करेगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 1998 में बना है, वहाँ अमेरिका का नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो 22 देशों की संस्था है, रशियन कॉम्स है, जेक्सा है ना, कनाडा की संस्थाएं, सारे लोग मिलकर के वहाँ काम करने वाले हैं। और ये सब कुछ हो गया तो फिर सरकार फिर अवतार पे काम करेगी, है ना। एरोबिक व्हीकल फॉर एडवांस ट्रांस एटमॉस्फेरिक रिसर्च, एरोबिक व्हीकल फॉर एडवांस ट्रांस एंड एटमॉस्फेयर रिसर्च। और ये RLV और गगनयान से भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी। हम 100 बार अवतार को प्रयोग करेंगे और इसका टोटल अवतार प्रोजेक्ट का खर्चा आएगा 8,000 करोड़ का। 2025 तक इस पूरे प्रोजेक्ट को सरकार कंप्लीट करने वाली है। सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है बहुत तेज़ी के साथ।